तो हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी को योर स्टडी क्लासेज में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th साइंस में जो आपका पार्ट है फिजिक्स के सारे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को आज की इस वीडियो में लाया गया है, जो कि सभी के सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है और बोर्ड एग्जाम 2024 में आने वाले हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को एक बार शुरू से लेकर अंत तक देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आएंगे तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो पहला आपका प्रश्न है कि प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 अंश का कोण बनाते हुए टकराती है। क्या कह रहा है कि प्रकाश की एक किरण जो है समतल दर्पण पर 60 अंश का कोण बनाते हुए टकराती है, तो उसका परावर्तन कोण क्या होगा। तो आइए उस प्रश्न को फिगर के अनुसार समझते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि एक समतल दर्पण पर, तो सबसे पहले हमने एक समतल दर्पण बनाता हूं। ठीक है, हमने एक क्या किया, समतल दर्पण बना लिया और इस समतल दर्पण पर एक प्रकाश की किरण टकराती है और कितने अंश का कोण बनाते हुए, तो 60 अंश का कोण बनाते हुए टकराती है। जब समतल दर्पण पर कोई किरण टकराएगी तो अपने मार्ग में पुनः वापस लौट जाएगी। ठीक है, तो ये अपने मार्ग में क्या हो गई, पुनः वापस लौट गई। तो आने वाली किरणें कौन सी किरणें कहलाती है, तो आपतित किरण। ये जो किरण है ये आपतित किरण है और ये पुनः टकरा कर वापस लौट गई, ये कौन सी किरण है, तो परावर्तित किरण है। ठीक है, यहाँ पर एक अभिलंब मैं डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, अभिलंब है, यानी नॉर्मल एन। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है वो आपतन कोण आई बनता है और अभिलंब और परावर्तित किरण के जो बीच कोण बनता है वो आपका परावर्तन कोण यानी आर बनता है। ठीक है, तो हमको क्या ज्ञात करना है कि परावर्तन कोण कितना होगा। ठीक है, यानी कि कोण आर जो है इसी को हमको पता करना है। ठीक है, तो आप सभी को मालूम है ये आपका मान लीजिए समतल दर्पण है, ये समतल दर्पण है, ये पर ये एक अभिलंब है। ठीक है, अभिलंब और इस सतह के बीच कितना अंश का कोण बनता है, तो 90 अंश का कोण बनता है। तो यहाँ से इस नॉर्मल से यहाँ तक कितना अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का। और जो ऑलरेडी पहले से ये 60 अंश है, तो 90 अंश में 60 अंश हम जब घटा देंगे तो हमारा कोण आई जो होगा प्राप्त होगा। ठीक है, तो कोण आई इजकल टू क्या हो जाएगा, 90 में 60 गया 30 अंश हो जाएगा। ठीक है, कितना अंश, 30 अंश। हमको कोण आर ज्ञात करना है, हमको कोण आई मालूम है। तो आप सभी को पता है परावर्तन के नियम कहता है कि कोण आई इजकल टू क्या होता है, कोण आर होता है। हमको कोण आई मालूम है तो कोण आर भी उतना ही होगा जितना कि कोण आई होगा। ठीक है, तो कोण आई 30 अंश है तो कोण आर इजकल टू कितना हो जाएगा, तो ये भी 30 अंश ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो विकल्प कौन सा सत्य हो जाएगा, तो सेकेंड सत्य हो जाएगा, यानी 30 अंश, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न 2 नंबर पर बात करते हैं कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका जो प्रतिबिंब बनेगा सदैव सीधा प्रतीत हो, संभवतः दर्पण है। ठीक है, कहने का मतलब है कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, जो आपका प्रतिबिंब बनेगा सदैव सीधा प्रतीत होता है। ठीक है, तो वह दर्पण कौन सा है। ठीक है, क्या वो समतल दर्पण है कि अवतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण है कि दोनों है, समतल भी और उत्तल भी। तो ध्यान दो, समतल दर्पण में जो आपका प्रतिबिंब बनता है वो सदैव सीधा बनता है। ठीक है, और अवतल दर्पण में भी जो आपका प्रतिबिंब बनता है वो आपका सीधा नहीं बनता है। ठीक है, वो आपका सीधा नहीं बनता है। और उत्तल दर्पण में आपका प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में आपके कितने, 2 स्थितियां है और एक स्थिति में जो आपका प्रतिबिंब बनता है सीधा बनता है। ठीक है, तो समतल दर्पण में भी बनता है और उत्तल दर्पण में, दोनों में बनता है। तो एक विकल्प में है कि तो या तो समतल अथवा उत्तल, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा, समतल और उत्तल दोनों। ठीक है, अब अगला प्रश्न 3 नंबर पर बात करते हैं कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। जो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है कैपिटल आर होती है और फोकस दूरी क्या होती है, स्मॉल एफ होती है। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, तो आप सभी को पता है कि आर और एफ में जो संबंध होता है एफ इजकल टू आर बाई 2 होता है। एफ इजकल टू क्या होता है, आर बाई 2। तो इस विकल्प में देख सकते हैं कि एफ इजकल टू आर बाई 2, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यही 3rd नंबर हो जाएगा, एफ इजकल टू आर बाई 2। ठीक है, अब अगला प्रश्न 4 नंबर पर बात करते हैं। 4 नंबर है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है।
इसकी फोकस दूरी क्या होगी, यानी हमको एफ ज्ञात करना है और आर हमको पता है, ठीक है। और ये अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में आप सभी को पता है कि जो हमारा इमेज बनता है, जो प्रतिबिंब बनता है, सभी के सभी ध्रुव से किधर बनता है, बाई ओर बनता है। और ध्रुव से बाई ओर नापी गई दूरियां सभी के सभी निगेटिव होती है, और ध्रुव से जो दाई ओर नापी जाती है वो सभी के सभी पॉजिटिव होती है। तो हमारा इमेज जो बना वो ध्रुव से बाई ओर बनता है अवतल दर्पण में। तो ये सभी के सभी जो फोकस दूरी होगी निगेटिव में होगी, ठीक है, निगेटिव में होगी। और जो आपकी वक्रता त्रिज्या होगी वो भी निगेटिव में होगी। तो एफ यहाँ से निकाल सकते हैं कि एफ इजकल टू क्या हो जाएगा, -15 r/2। आर का स्थान पर -15 रख लीजिए, अब आटा में 2, -15 में 2 से भाग देंगे तो -7.5, और सेंटीमीटर में है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर में -7.5, इसका यही राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न 5 नंबर पर बात करते हैं। यदि आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R हो तो कोणीय विचलन क्या होगा। यदि आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R हो तो कोणीय विचलन क्या होगा, I + R हो जाएगा कि I - R, कि साइन I अपान साइन R हो जाएगा कि I × R हो जाएगा। तो I और R के बीच जो कोणीय विचलन होता है वो माइनस में उसके संबंध होता है, तो I - R हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर सेकेंड नंबर, ठीक है। अब अगला प्रश्न 6 नंबर पर बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। इसमें से कौन सा पदार्थ है जो कि लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। जल, कांच, प्लास्टिक और मिट्टी। तो जल से कांच बनता है, और सॉरी क्या है, लेंस बनाने में, तो लेंस बनाने में जल का भी प्रयोग किया जाता है, कांच भाग का भी और प्लास्टिक का भी, लेकिन मिट्टी का तो प्रयोग नहीं किया जाता है लेंस बनाने में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी हो जाएगा, यानी 4 नंबर सत्य हो जाएगा कि लेंस बनाने में मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाए। बिंब का मतलब होता है वस्तु। उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कहाँ रख दिया जाए, किस स्थिति पर रख दिया जाए कि जो उसका प्रतिबिंब प्राप्त होगा वास्तविक और समान साइज का ही प्राप्त होगा। तो दर्पण के बारे में बात की जाए तो दर्पण में जो हमारा होता है वो वक्रता त्रिज्या R पर ही रखते हैं, तो समान साइज का हमारा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। जितना वस्तु की दूरी होगी उतना ही प्रतिबिंब की दूरी। लेकिन ये बात हो रही है किसमें, तो हमारा लेंस की बात हो रही है, ठीक है। तो लेंस में आइए, तो लेंस में आपका जो 2f पर यदि हम वस्तु को रखते हैं, 2f पर अनंत और फोकस दूरी के बीच में जब 2f पर रखते हैं तो हमारा जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो वास्तविक तो प्राप्त होता है, और जितना वस्तु की दूरी होगी उतना, जितना वस्तु का साइज होगा उतना ही प्रतिबिंब का भी साइज होगा, ठीक है। तो हमको क्या प्राप्त करना था, समान साइज का प्रतिबिंब, यानी जितना वस्तु का साइज होगा उतना ही प्रतिबिंब का। तो जब हम वस्तु को 2f पर रख देंगे, उत्तल लेंस के सामने 2f पर रख देंगे, तो जो हमारा प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो तो वास्तविक प्राप्त होगा, और क्या होगा, जितना वस्तु की ऊंचाई रहेगी उतना ही प्रतिबिंब का भी ऊंचाई रहेगा। तो इसका 2f का मतलब हुआ फोकस दूरी की दुगनी दूरी, ठीक है, यानी फोकस दूरी दुगनी। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा सेकेंड नंबर की लेंस के मुख्य फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर, ठीक है। अब अगला प्रश्न पर बात करते हैं कि एक गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। तो दर्पण तथा लेंस दोनों संभवतः है, दर्पण और लेंस कौन सा हो सकता है। तो ध्यान दो, यहाँ पर अंक पर आपको ध्यान नहीं देना है, यहाँ पर चिन्ह पर ध्यान देना है। ये माइनस है, माइनस प्रदर्शित करा है कि एक गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की जो फोकस दूरी माइनस में है। तुम दर्पण में कौन सा दर्पण ले, उत्तल दर्पण ले कि अवतल दर्पण ले कि हमारा जो फोकस दूरी प्राप्त हो निगेटिव में प्राप्त हो, और लेंस में उत्तल लेंस ले कि अवतल लेंस ले कि उसका भी फोकस दूरी जो प्राप्त हो कौन सा प्राप्त हो, निगेटिव में है। तो जो अवतल की बात कीजिए, अवतल दर्पण में, तो अवतल दर्पण में सारा इमेज बनता है किधर, बाई ओर बनता है, और बाई ओर बनने का मतलब हुआ कि निगेटिव में ही फोकस दूरी होगी। और उत्तल लेंस में क्या होता है, उत्तल लेंस में तो प्रतिबिंब दाई ओर बनता है तो धनात्मक हो जाएगा, और तो दोनों दर्पण अवतल लेंस हो जाएगा तथा उत्तल, गलत है, उत्तल तो नहीं होगा, दर्पण उत्तल और लेंस अवतल गलत है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोनों अवतले हो जाएगा।
अवतल लेंस और अवतल दर्पण दोनों में जो आपका इमेज बनता है ध्रुव के किधर बनता है, बाई ओर बनता है। बाई ओर बनने का मतलब निगेटिव, जो फोकस दूरी होगी निगेटिव में होगी, तो दोनों अवतल ही लेंस और दर्पण हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न पर बात करते हैं कि किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है उत्तल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा कि अवतल लेंस द्वारा। तो क्या कह रहा है कि वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। तो अवतल दर्पण में जो हमारा प्रतिबिंब बनता है, एक स्थिति ऐसी भी है उत्तल दर्पण में कि जो हमारा प्रतिबिंब बनता है आभासी बनता है, लेकिन वस्तु से छोटा ही बन जाता है। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि वस्तु से बड़ा हमको बनाकर दिखाना है और आभासी। तो उत्तल दर्पण में तो आभासी बनता है लेकिन वस्तु से छोटा बन जाता है। अवतल दर्पण की बात की जाए तो अवतल दर्पण में आभासी बनता है और वस्तु से बड़ा भी बनता है। ठीक है, तो ये ही इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अवतल दर्पण द्वारा ही। समतल दर्पण में नहीं बनेगा और ना ही अवतल लेंस में बनेगा। अवतल दर्पण में जो बनता है हमारा प्रतिबिंब वो क्या बनता है, आभासी बनता है और वस्तु से बड़ा भी बनता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अवतल दर्पण ही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न पर बात करते हैं कि मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कार्निया पर बनता है कि आइरिस पर बनता है, पुतली पर कि रेटिना पर। तो आप सभी को ये तो पता है कि मानव नेत्र द्वारा जब किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर ही बनता है। जब रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तभी हमें दिखाई देता है, अन्यथा अगर रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बने तो हमें वस्तु नहीं दिखाई दिया। तो रेटिना पर ही इसका प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो वो कहाँ पर बनता है, तो रेटिना पर बनता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न की ओर बात करते हैं कि प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है। प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है बैंगनी रंग का, हरे रंग का, पीले रंग का, लाल रंग का। तो विचलन अधिकतम होता है। विचलन का मतलब जो अपने मार्ग से अधिकतम दूरी कौन सा विचलित हो जाती, कौन सा जो कलर है कौन सा अधिकतम दूरी पर विचलित होती है। तो आप सभी को मालूम है कि जब प्रिज्म द्वारा रंग होता है तो सबसे ऊपर लाल होता है और नीचे आ जाता है क्या, बैगनी। ठीक है, बैगनी आ जाता है, वायलेट। तो इसका जो सबसे अपने मार्ग से कौन सी अधिकतम विचलित हुई है, अपने मार्ग से अधिकतम विचलन होने वाली जो कलर है वो बैगनी रंग है। बैगनी रंग ही इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रिज्म द्वारा अधिकतम विचलन होने वाली जो कलर है वो बैगनी रंग है। ठीक है, अब अगला प्रश्न पर बात करते हैं कि चंद्रमा से देखने पर आकाश आपको कैसा दिखाई देता है। ये बात आ रही है चंद्रमा से। चंद्रमा से देखने पर आपको आकाश कैसा दिखाई देता है। ये चंद्रमा से पर से देखना है आपको, ये पृथ्वी पर से नहीं देखना है, चंद्रमा पर से देखना है। तब आपको आकाश कैसा दिखाई देगा, बैगनी दिखाई देगा, नीला दिखाई देगा, काला दिखाई देगा, सफेद दिखाई देगा। तो चंद्रमा पर से देखने पर आकाश जो आपका दिखाई देता है काला दिखाई देता है। अगर पृथ्वी पर से देखा जाए तो नीला दिखाई देगा। पृथ्वी पर से आकाश को देखा जाए तो नीला दिखाई देगा, लेकिन चंद्रमा पर से देखा जा रहा है इसलिए काला दिखाई देगा। ठीक है, इसका राइट आंसर सेकंड नंबर हो जाएगा काला। ठीक है, अब अगला प्रश्न पर बात करते हैं कि स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है, इसे याद कर लीजिए। स्वास्थ्य आंख के लिए जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है वो 15 सेंटीमीटर और अधिकतम दूरी वो अनंत होती है। ठीक है, तो अनंत अधिकतम दूरी और न्यूनतम दूरी की बात की जाए तो 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न पर बात करते हैं कि विद्युत ऊर्जा का इकाई का मतलब होता है मात्रक। कि विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, वाट होता है कि किलोवाट होता है, किलोवाट प्रति घंटा होता है कि किलोवाट घंटा होता है। तो विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो किलोवाट घंटा होता है। क्या होता है, किलोवाट घंटा। अब अगला प्रश्न पर बात करते हैं कि एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। तो मैं बता दूं कि एक स्थिर जो आवेशित कण होता है, स्थिर आवेशित कण केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और जो गतिमान आवेशित कण होते हैं वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करते हैं। गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र
और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करते हैं, जबकि जो एक स्थिर आवेशित कण होता है वो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। लेकिन इसमें बात हो रही है कि गतिमान आवेशित कण, तो गतिमान आवेशित कण जो होता है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र व विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है कौन सा कण, तो गतिमान आवेशित कण। यदि यही पर बात हो जाए कि स्थिर आवेशित कण क्या उत्पन्न करता है, तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि लघु पथन के कारण परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत कम हो जाता है, परिवर्तन नहीं होता है कि बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो लघु पथन का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट होने पर जो परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है बढ़ जाता है कि घट जाता है कि परिवर्तन ही नहीं होता है। तो शॉर्ट सर्किट होने पर परिपथ में जो विद्युत धारा का मान होता है अधिक बढ़ जाता है। इसका राइट आंसर 3rd नंबर हो जाएगा कि बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक परत परावैगनिक किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। कौन सी परत परावैगनिक किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है, कौन सी परत जो है सुरक्षित रखती है, तो वो उसकी काम है ओजोन परत जो होती है वो परावैगनिक किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। ओजोन परत ही सुरक्षा करती है। ठीक है, तो ओजोन परत इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वो परावैगनिक किरण को पृथ्वी पर आने से रोकती है, यही सुरक्षा करती है पृथ्वी की ओजोन परत। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। तो आहार श्रृंखला का मतलब सबसे पहले समझिए कि आहार श्रृंखला क्या होता है। आहार श्रृंखला का मतलब हुआ स्वपोषी, जो अपने से स्वयं प्रकाश संश्लेषण से भोजन और स्वयं प्राप्त करे। प्रकाश संश्लेषण से भोजन और स्वयं प्राप्त करे, तो प्रकाश संश्लेषण से भोजन स्वयं कौन प्राप्त करता है, घास, गेहूं, आम। घास बकरी, तो बकरी जो होती है और मानव होता है वो तो स्वयं प्रकाश संश्लेषण से तो अपना भोजन प्राप्त नहीं करता है, और बकरी का ये तुक्कड़ गलत हो जाएगा, और घास मछली भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आहार श्रृंखला का मतलब हुआ जो स्वयं प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन स्वयं प्राप्त कर ले प्रकाश संश्लेषण से। तो घास जो होता है ये भी स्वयं प्राप्त करता है अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण से ही, और गेहूं का पौधा भी होता है जो स्वयं अपने से ही प्रकाश भोजन को प्राप्त करता है, और आम का भी जो पेड़ होते हैं ये भी पेड़ पौधे ये भी प्रकाश संश्लेषण से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो स्वयं भोजन प्राप्त करने वाला होता है आहार श्रृंखला। तो आहार श्रृंखला कौन हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा घास, गेहूं और आम। ठीक है, जो अपने आप स्वयं प्रकाश संश्लेषण से भोजन को प्राप्त कर ले वही आहार श्रृंखला कहलाता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है कि प्रोटॉनों के द्वारा, न्यूट्रॉनों के द्वारा, कि इनमें से कोई नहीं। तो किसी चालक में जो धारा का प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन के कारण ही हमारे जो चालक होते हैं उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आएंगे तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन की घंटी को भी हिट कर लीजिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।